Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of digital signal processing. Hope you are all fine and having good health in this COVID pandemic. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था TTFT, डिस्क्रीट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्म, और फिर उसके बाद हम एक टॉपिक आएगा हमारा डिस्क्रीट फॉर ट्रांसफॉर्म। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किस तरीके से रिलेटेड हैं इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और हमारे पास जो प्रीवियस टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्विक रिव्यू के लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा क्या था या था क्या। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ठीक है, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में क्या होता है। अब हमारे पास जो मिसाल दो, जो पहले कंटिन्यूस टाइम जो एनालॉग सिग्नल थे, पहले कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, उनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमने जो है ना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया। अब उन दोनों की कन्वर्जन थ्रू दी हो रही फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसमें सिग्नल्स की टाइप्स हमारे पास कौन सी होती हैं? पीरियाडिक, अपीरियाडिक। ठीक है, अब पीरियाडिक सिग्नल्स को हम जो ट्रांसफॉर्म करते हैं कंटिन्यूस टाइम को, वो फोरियर सीरीज से, और जो अपीरियाडिक होते हैं कंटिन्यूस टाइम में, वो हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म में। और ये सारा पार्ट जो हमारा एसएनएस का था मेजरली उस पर फोकस सी पे होता है, और उसमें हमने कवर किया था जब ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा था। अच्छा, इसमें हमारा मेजर फोकस क्योंकि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के ऊपर है, तो उस पर फोकस है। तो यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में भी अगेन पीरियाडिक अपीरियाडिक आते हैं। जो पीरियाडिक्स होते हैं उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज से, जिसको शॉर्ट में फोरियर सीरीज कहा जाता है या DTFS कहा जाता है। उसके मैंने एक दो एग्जांपल्स आप लोगों को करवाए पिछले क्लास में। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आया था डिस्क्रीट टाइम में भी अपीरियाडिक, मतलब जो पीरियाडिक नहीं है तो उसकी किससे होती है, उसको हम कर रहे थे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है डिस्क्रीट, DTFT। ठीक है, अब पीरियडिसिटी जो है हमारे, जब डिस्क्रीट टाइम में डिस्क्रीट होते हैं तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है उसमें भी पीरियडिसिटी आ जाती है। मतलब उसमें भी फ्रीक्वेंसी डोमेन जो आपका है वो पीरियडिक होना आना शुरू हो जाता है। ये जो चीजें थी हमने लास्ट टाइम पूरी डिस्कस की थी। उसमें मैंने DTFT के एग्जांपल्स करवाए थे। ठीक है, और चीजें क्लियर की थी। ये जो स्लाइड्स आपके सामने मैं मूव कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हम वहां पे कर चुके थे, इन चीजों को वहां पे समझा चुके थे। अच्छा, आज का टॉपिक इसी को ही लेके चलेंगे, DTFT की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमारा लेप्लास था, फोरियर सीरीज था, उनका एक तो ट्रांसफॉर्म टेबल होता है जिससे हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। मिसाल लो, जो बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं जिसमें मिसाल अल्फा, सॉरी डेल्टा, यूनिट स्टेप हो गया, यूनिट इम्पल्स हो गया, रैम, साइन, कॉस, और इस तरह के जितने भी बेसिक सिग्नल्स हैं हमारे एलिमेंट्री सिग्नल, जिनसे बाकी सिग्नल्स मिलके बनते हैं, उनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, उन सारों का हमने जो है ट्रांसफॉर्म किया, उसका टेबल बनाया। फिर उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कैसे? मिसाल दो, सिग्नल तो मिसाल दो यूनिट स्टेप में, अगर उस यूनिट स्टेप में एक डिले आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसमें। अगर उस यूनिट स्टेप में, ठीक है, अगर उस यूनिट स्टेप में अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं आप टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें हमारा उसमें सारा कवर होगा। तो जो DTFT है उसी के आज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में उसको पूरा टेबल कर चुके थे। ओके भाइयों, आवाज आ रही है? मिशन, हाफिज फवाद एंड साद। तो जी सर, आ रही है। ओके गुड, सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। तो इट मीन सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं आप। अच्छा, अच्छी बात है। आज के में जो टॉपिक है वो DTFT जो है उसके जो प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ। अगर पिछला लेक्चर जो मैंने 33 एंड 34 में जो था उसमें सारा मैंने जो समझाया था वो हमारा DTFT के ऊपर ही पूरा था। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक,
जो टाइम डोमेन में पहले एनालिसिस कर रहे थे कन्वोल्यूशन वाला सारा, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में आते हैं तो सबसे पहला जो आता है जो हमारा फोरियर, ठीक है। फोरियर की फिलोसॉफी क्या है कि कहता है कि फोरियर का ये मेन फिलोसॉफी ये है कि आपका जो भी सिग्नल है वो बनता है विथ दी साइनोसाइडल्स, मतलब मल्टीपल साइनोसाइडल्स में के एडिशन से। उसमें हर साइनोसाइडल की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी और अपना एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, जो भी विथ रिस्पेक्ट टू आपके टाइम डोमेन सिग्नल के। बता दो टाइम डोमेन में ट्रायंगल भी है, स्क्वायर वेव भी है, इतने सारे आप जितने भी इमेजिन करें सिग्नल टाइम डोमेन में, जो भी सिग्नल है वो मेडअप है साइनोसाइडल्स का, मतलब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है। अब हर एक में जो साइन और कॉस के जो कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। मिसाल दो ट्रायंगल में आपके पास सपोज करते हैं कि 3 है, स्क्वायर में सपोज करते हैं 4 है, मतलब वो कैसे कौन से कंपोनेंट होंगे वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द फोरियर फार्मूला, फोरियर सीरीज फार्मूला, फोरियर ट्रांसफॉर्म फार्मूला, वो उससे निकालेंगे। और जो उसमें से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उनका हर कंपोनेंट का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल तो एक लाइट होती है ना, सिंपल लाइट, मिसाल तो रोशनी जो होती है आप उसकी ले लें, व्हाइट रोशनी ले लें, उसको किसी प्रिज्म से जब गुजारते हैं, मतलब ये बेसिक फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब उससे प्रिज्म से किसी से गुजारते हैं तो वो लाइट जो है ना डिकम्पोज होकर डिफरेंट कलर्स निकाल दे, जिसको हम स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम कहते थे फर्स्ट सेंटर में, ठीक। तो वो क्या होते हैं एक्चुअल में, वो जो व्हाइट लाइट होती है उन सारे जो आपके पास कलर्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, और इस तरीके से हर लाइट का कोई ना कोई स्पेक्ट्रम होता है। और मगर यूनिक बात ये है कि हर लाइट का स्पेक्ट्रम डिफरेंट होगा, उसमें कलर्स तो वो 6 या 7 जो कलर्स हैं वो सेम ही होते हैं, मगर उनका जो है ना किसी में मिसाल लो रेड ज्यादा डोमिनेट होता है, किसी में कोई और कलर वायोलेट ज्यादा डोमिनेट होता है एंड सो ऑन। तो उसमें एक्चुअली में क्या मतलब हुआ कि हर लाइट में हर जो उन 7 कलर्स में से कोई ना कोई थोड़ा कॉम्बिनेशन मिला के वो लाइट बनती है। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ अप्रोच के वो फोरियर की है। फोरियर में क्या कहता है, बजाय उसमें 7 कलर्स के यहाँ पे ये कहता है कि आपके पास साइनोसाइडल है, हर सिग्नल जो बनता है वो साइन और कॉस का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, मल्टीपल साइंस और कॉस की कॉम्बिनेशन करेंगे वो सिग्नल बन जाता है। तो उसको हम फोरियर डोमेन कहते हैं। अब वो बात यहाँ पर आती है कि वो सिग्नल जहाँ जो वो साइनोसाइडल कंपोनेंट्स उनको हम जिस पे ड्रा करते हैं, सपोज करें मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें मैं कहता हूँ कि एक 1 किलोहर्ट्ज का सपोज 1 एम्पलीट्यूड का इसमें आपके पास कंपोनेंट है, दूसरा इसमें सपोज करें 0.5 का है, तीसरा एंड सो ऑन। हर किसी कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा और कंपोनेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रा कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रा भी 2 टाइप के होते हैं, एक एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा जिसमें हमें हर फ्रीक्वेंसी में उस कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड बताता है, और दूसरा है फेज स्पेक्ट्रा जिसपे हर फ्रीक्वेंसी का फेज बताता है कि कितना फेज है, कम फेज है, क्योंकि कोई भी सिग्नल जो है ना कंप्लीटली डिफाइन कैसे होता है, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके फेज से। फ्रीक्वेंसी तो एक्स एक्सिस में, एम्पलीट्यूड बता दिया तो फिर फेज रह जाता है, तो फेज के लिए फिर आपका अलग होता है, तो उसको हम कहते हैं फेज एंड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। और इसके एग्जांपल्स भी मैंने करवाए थे। तो जो डिस्क्रीट टाइम में अपीरियोडिक सिग्नल होते हैं, जो पीरियोडिक नहीं होते, उनका जो डिस्क्रीट टाइम में अपीरियोडिक सिग्नल होते हैं, उनका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है उसको हम कहते हैं डीटीएफटी, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। ओमेगा यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा, ओमेगा भी शेप में यही है जिस डब्ल्यू लगता है, ठीक है। तो टाइपिंग में यहाँ पे ये लिख दिया है। तो जो आपके पास ओमेगा है, एक्स ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर है, समीशन ऑफ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ एन ई पावर माइनस जे ओमेगा एन। यहाँ पे नोट बात करने की ये है कि आपके पास यहाँ पे माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी तक एन की वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब ये अपीरियोडिक सिग्नल की जो सैंपलिंग होगी वो माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक होगा। ये बस पॉइंट ध्यान में रखें, क्योंकि इस पॉइंट के बेस पे हम एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके भाइयों, बात समझ में आई? फवाद, मीसम, एंसार? जी सर, थोड़ी आ रही है समझ में। थोड़ी आ रही है, चलो अच्छी बात है, थोड़ी भी आ रही है।
थोड़ी थोड़ी करके ज्यादा हो जाए। जी एक मसला हो रहा है जी जी फरमाएं। सर, ये मैं साथ में थोड़ा प्रपोजल भी बना रहा हूँ, अच्छा अच्छा तो ठीक। इसमें इंक्लूडिंग वाली सीजी पे डालें या एक्सक्लूडिंग वाली? इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग किस सेंस में, फेल्योर में? आप उसमें जी पॉइंट क्या लिखे हुआ है, मुझे ये नहीं पता क्या लिखा हुआ है। आप दोनों सर, आपका कोई फेल्योर नहीं है ना, तो आपका फेल्योर नहीं है सर तो वो आई ग्रेड लगा हुआ है ना, तो वो फेल्योर काउंट नहीं होगा आपका। जो उसको निकाल के आई ग्रेड वाले को, जो आपकी एक्सक्लूडिंग बनती है ना, वो लिख दें उसमें, ठीक है, एक्सक्लूडिंग क्योंकि वाली वो चले, आपका ठीक आई है। ग्रेडेड है ना, वो फेल्योर नहीं कराएगा ना वो। तो उसको निकाल के जो ठीक आपकी बनती है ना, वो लिखते हैं। ठीक है सर। ओके, मैं टॉपिक की तरफ वापस लौटा हूँ। अच्छा, अब जो DTFT है, इसकी बड़ी अमेजिंग बात ये है कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को जो फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालता है, मगर उसका फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालना वो कंटीन्यूअस होता है। मतलब मैं इसको सिग्नल जो ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए दे रहा हूँ, वो डिस्क्रीट है मगर अपीरियोडिक है। और इसका जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन आएगा वो कंटीन्यूअस है। ठीक है? तो ये इसकी एक पॉइंट है, और ये जो दोनों पॉइंट को ज़हन में रखिएगा, और इसको फिर हम आगे इसको मैं दोबारा रिवाइज़ करूँगा जब एक नया अगला टॉपिक करूँगा, क्योंकि इसके जो प्रोस हैं, इसके जो कॉन्स हैं, मतलब प्रोस तो फायदेमंद है, कॉन्स जो है उनको मद्देनजर रखते हुए एक आगे और स्कीम डेवलप की गई है, ताकि उसको हम एनालिसिस कर सकें सिग्नल के बारे में। तो वो क्या है, वो आगे जब टॉपिक शुरू करूँगा उस पे बताऊँगा। ठीक है? अब क्योंकि अपीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं, ये एनर्जी सिग्नल्स होते हैं मोस्टली। ठीक है? अब एनर्जी सिग्नल्स का जो होते हैं, तो उसका मतलब है फिर हम जो इसमें वो हर साइनोसॉइडल कंपोनेंट जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन जो निकलता है, उस हर साइनोसॉइडल कंपोनेंट का जो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो उसका जो एनर्जी जब निकालेंगे उसको हम कहते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रा। तो मतलब 4 स्पेक्ट्रा बन गए, 3 एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा, फेज स्पेक्ट्रा और फिर एनर्जी स्पेक्ट्रा फॉर द अपीरियोडिक सिग्नल्स। तो उसका जो फार्मूला है टाइम डोमेन में एनर्जी का, वो ये है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n का मॉड करके होल स्क्वायर करते हैं, ये इसका टाइम डोमेन में। अब सवाल यह है कि यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या इक्विवेलेंट होगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो आपके पास इसका फार्मूला है वो ये है, इसको पार्सेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है? और ये अगेन, क्योंकि ये तीनों चारों चीजें मेरे पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब्ड हैं, तो उसमें ये इस थ्योरम का जिक्र है। तो यहाँ पे एक दो स्लाइड्स में उनका सिर्फ क्विक रिव्यू है। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स ऑफ ओमेगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसका स्क्वायर करके इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई टू पाई, और उसको डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन का, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइम डोमेन में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों बराबर हैं, तो उसको हम कहते हैं पास्कल्स थ्योरम। ठीक है? बल्कि ये यहाँ पे आपके बिल्कुल सामने आ गया। दिस इज पास्कल रिलेशन फॉर डिस्क्रीट टाइम अपीरियोडिक सिग्नल। ठीक है? और इसको हम कहते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम, EDS या ESD, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ESD, PSD मतलब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ये 2-3 नाम जो है ना कंटिन्यूस, जो इसमें फोर ट्रांसफॉर्म में इसमें जिक्र होता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब क्या है। ठीक है? तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक एग्जाम्पल हम करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ूंगा प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे पहला एग्जांपल में डिटरमाइन एंड स्केल द एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ n u ऑफ n। इसमें जो a है उसकी रेंज भी उसने बताई हुई है, वो ये है कि -1 और 1 के दरमियान है। मतलब -1 नहीं है ना ही 1 है, मतलब उन दोनों के दरमियान है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू, लेस देन की साइन है, इक्वल टू की साइन इसमें नहीं लिखी हुई।
तो अगेन एज पर दी पैटर्न हम क्या करते हैं, हमेशा ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालना है, क्योंकि ये अपीरियोडिक सिग्नल है। अपीरियोडिक सिग्नल के लिए हमारे पास जो फोरियर उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसे निकलता है, यूजिंग द डीटीएफटी। तो डीटीएफटी का फॉर्मूला आपके सामने है। अब उस फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए पहले एक्स ऑफ एन जो है ना, वो इंडिकेट कर रहा है जो सिग्नल है जिसका हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन निकलना है। वो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a पावर n u ऑफ n। ठीक है, अब यहाँ पे u ऑफ n जो है ना, ये इंडिकेट कर बता रहा है लिमिट। u ऑफ n का मतलब क्या है, यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप क्या करता है, यूनिट स्टेप का मतलब ये होता है कि जो वो सिग्नल जिसको मतलब हम उसको कहते हैं कि जो लेस देन आर इक्वल टू जीरो से जो लेस देन वैल्यूज होती हैं उस पे ये जीरो होता है, और जो ग्रेटर देन आर जो आपके पास वन होता है, ग्रेटर देन जीरो होती है, n की जो वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है और जीरो होती हैं, तो उस पे इसका एम्पलीट्यूड वन होता है। ये बड़ा फेमस है सिग्नल यू ऑफ एन। हम सिंगुलरिटी फंक्शंस में सबसे पहले इसी को ही हमने जिक्र किया था। तो इसकी लिमिट क्या होती है, वन और जीरो। जीरो कब होता है, जब n की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, n की वैल्यू सारी निगेटिव वैल्यूज पे ये जीरो होता है। इट मीन जो हमारे पास यहाँ पे n, जो फार्मूले के मुताबिक n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें ये जो सिग्नल डिफाइंड है, ये डिफाइंड ही जीरो से लेके अपवर्ड है। लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये जो लिमिट जो है ना, माइनस इन्फिनिटी का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो, मतलब यूं कहें कि माइनस वन तक, ये इसकी ऑलरेडी वैल्यू जीरो है। तो जीरो को सबमिशन करेंगे तो वैल्यू जीरो ही रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इस वजह से ये n इज इक्वल टू जीरो हो गया, सिर्फ u ऑफ n की वजह से। हाँ, अगर u ऑफ n यहाँ पे नहीं लिखा होता, सिर्फ a ऑफ n लिखा होता, फिर जो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो x ऑफ n की जगह a ऑफ n आ गया। ठीक है, क्योंकि यही हमारा ओरिजिनल सिग्नल, और u ऑफ n का इम्पैक्ट ये पड़ा कि आपकी लिमिट्स जो है वो यहाँ पर चेंज हो गई, और e पावर माइनस j ओमेगा n, ये जो है हमारा फॉर्मूले का आ गया। अब ये यहाँ तक हमारे पास हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल इन द फॉर्मूला ऑफ द फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, डीटीएफटी फॉर्मूला में हमने सिर्फ इनपुट सिग्नल को प्लेस किया। उसके बाद फिर हम मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करेंगे और उसको सबमिशन करेंगे। तो इसको अगर थोड़ा सा गौर करें, बड़ी एक यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज हमें नजर आ रही है। वो क्या चीज नजर आ रही है, मैं इसको जो है ना आप लोगों को, ठीक है, मैं इसको फिलहाल ऐसे करता हूँ, फिर अगले में मैं आपको कॉपी भी करूँ। इंटरेस्टिंग चीज क्या नजर आ रही है, वो ये है कि a के पर भी पावर n है, और e पावर j ओमेगा n में भी n है। इट मीन ये दोनों पावर में है, तो इन दोनों का पावर कॉमन है। कॉमन कौन सा है, n। तो a और e पावर माइनस j ओमेगा को कॉमन करके होल पावर n ले लिया। ठीक है, तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझो कि हमने एक रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन की है, वो कुछ इस तरीके से की कि जो पावर इंडिविजुअली कंपोनेंट्स पे थे, उनको जो कॉमन पावर थे कंबाइन करके हमने होल पावर ले लिया। इसका हमें फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जब हमने सबमिशन साइन इसमें नजर आ रही है, तो इसको हम सबमिशन के करेंगे, n इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, फिर n इज इक्वल टू टू वन पुट करेंगे, 2 3 4 एंड सो ऑन टिल द इंफिनिटी। तो हमारे पास कुछ टर्म्स बन जाएंगे, तो वो टर्म बनेंगे तो वो एक सीरीज बन जाएगी। और सीरीज कौन सी बनेगी, मिसाल लो ये वन बन गया, ये a e पावर j ओमेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो जो सीरीज होगी हमारी, वो हमारी सीरीज बनेगी ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ए जीरो प्लस ए आर प्लस ए आर। ठीक है, स्क्वायर, मतलब उसमें क्या होता है, एक फैक्टर जो कॉमन रेशियो जो होता है आर, वो प्रीवियस कंपोनेंट जो एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगला एलिमेंट मिलता जाएगा, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका ऑलरेडी फॉर्मूला डेवलप्ड है समीशन का, कि जब इस तरीके की ज्योमेट्रिक सीरीज की हमें सबमिशन करनी हो तो उसका फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इस पूरे जो सबमिशन नजर आ रहा है उसका वो बन जाएगा ये 1/1 माइनस ई पावर
जे ओमेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इस x ऑफ ओमेगा का एक जिसमें a ऑफ n हमने जो दिया सिग्नल था उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन निकला फॉर्मूला वो है ये। यहाँ पे सिंगल लाइन में लिखा हुआ है मगर ये एक दो लाइन में हो जाता है क्योंकि जियोमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला डेवलप्ड है, उसी को ही अप्लाई करेंगे, हमें कोई इसकी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हमें क्या हो गया, x ऑफ ओमेगा मिल गया। तो पहला काम ये था कि हमें मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि बताओ एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम बताओ। ठीक है भाई, एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी, तो भाई x ऑफ ओमेगा है तो एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी कैसे निकलेगा? तो यही प्रीवियस स्लाइड्स में मैं जिक्र कर चुका था कि जब आपके पास x ऑफ ओमेगा हो तो उसकी जो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो आपके पास होगा वो क्या है, J। ठीक है, और टोटल एनर्जी जब निकालनी हो तो फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे -π से लेके +5 तक, और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम निकालना हो तो सिंपली ये करेंगे। ठीक है, तो इट मींस जो हमारे पास ये जो चीज आई है जो x ऑफ ओमेगा है, इसको हम मॉड करके अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारी एनर्जी स्पेक्ट्रम की इक्वेशन होगी। आई बात समझ में? अच्छा, तो ये है। अब इसको ये जो एग्जांपल है इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये फार्मूला हो गया। अच्छा, और ये फार्मूला है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेरिक शो कर रहा है इट मींस कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है उसकी साइन चेंज कर दें। तो ये हमारा कौन सा है, ये फैक्टर 1/1 माइनस ई पावर जे ओमेगा, और तो इसमें कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ई पावर माइनस जे ओमेगा। तो पहला एक्स ऑफ ओमेगा वो सेम रखा, फिर मल्टीप्लाई में स्टेरिक से साथ है, स्टेरिक में सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो गया, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने किया। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन और भी है जो कि डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया। वो ये है कि आप ई पावर जे ओमेगा, ई पावर प्लस जे ओमेगा की जगह उसको आप जो है ना उसका इक्विवेलेंट यूलर इक्विवेलेंट फार्मूला पुट करेंगे। ई पावर माइनस जे ओमेगा किसके बराबर होगा, कॉस ओमेगा प्लस माइनस जे साइन ओमेगा। इस तरीके से आप अप्लाई फार्मूला करेंगे तो आपके पास जो है इसमें भी वो पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बाकी ये टर्म जो है आपके सामने आ जाएंगे। तो ये आपके पास फार्मूला क्या बनता है, 1/1 माइनस 2a cos ओमेगा प्लस a स्क्वायर। तो मतलब ये हमारा हो गया ESD का फार्मूला। तो इसको सिंपल ड्रा करना है। ठीक है, ड्रा करने का क्या तरीका होता है कि आप उसमें जो a की वैल्यू मिसाल तौर इसमें रखें, a की वैल्यू इसमें सपोज करें पुट करें, पहले a इज इक्वल टू 0.5 और फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे इसको एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास एक ये ग्राफ नजर आएगा। अगर a इज इक्वल टू -0.5 लिखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह का ग्राफ नजर आएगा। और ये सारा काम हम मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास टूल्स हैं, मिसाल लो मैटलैब इसीलिए टूल होता है कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज हो उसमें आपको एनालिसिस करना है, उसको एनर्जी कंपोनेंट कहाँ पे कौन सा यूज होता है, तो फिर आपको ये काफी हेल्प करेगा जो मैटलैब सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये वाइडली यूज होता है। ठीक है, और हमारी लैब भी इसी ही बेस पर है। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल हमने किसका किया था, अपीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था और उससे हमने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जो कि मतलब एनर्जी स्पेक्ट्रम हमने उससे ड्राइव किया था। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल है। ठीक, ये एग्जांपल मेरा पिछली स्लाइड में जो लेक्चर में करवाया हुआ है, वो एग्जांपल क्या है हमारा, एग्जांपल ये है कि डिटरमाइन द फोरियर ट्रांसफॉर्म एनर्जी और उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम निकालना है ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या दी हुई है हमें कि एक सिग्नल है x जो के बराबर किसके, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू a है, मतलब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक, वो a है
हमें पता नहीं ए की वैल्यू क्या है, मगर उस ए की जो वैल्यू की जो रेंज होगी वो 0 से लेके l-1 की रेंज में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एल भी डिफाइंड नहीं है, हो सकता है एल की वैल्यू जो है यहाँ पर आपके पास 5 हो, 10 हो, 7 हो, 10 जो भी है। अब ये बड़ा जनरलाइज उसने दे दिया, तो इसमें हम जनरलाइज इक्वेशन के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, वही फार्मूला पहले लेके आएंगे, पेपर पे लिखें, उसमें ए की जगह वैल्यू पुट करें, और ये जो हमेशा इस तरह की चीजें लिमिट्स पुट करती हैं, लिमिट्स हमें डिफाइन करती हैं। तो इसकी रेंज क्या है, 0 से लेके l-1 तक n की वैल्यू होगी, तो उन वैल्यूज के दरमियान इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो a होगा, अदरवाइज 0 होता है। इट मीन्स हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ इस रेंज के लिए, तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन भी उसी ही रेंज में ही मालूम करेंगे ना। तो ये 0 से लेके l-1 इसकी रेंज हो गई, और उसके दरमियान x ऑफ n किसके बराबर है, a के बराबर, और e पावर माइनस j ओमेगा आपके पास फॉर्मूले का। अगेन इसमें जो फिर हम ये बन जाएगी आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। तो इस सीक्वेंस को हम समेशन साइन यूजिंग द फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये सामने पार्ट आ जाएगा। इस पार्ट में एक कांस्टेंट है, और इसमें हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे, तो हमारे पास ये जो फैक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वो मैनिपुलेशन क्या है, हम क्या करें कि इसमें हमारे पास जो e माइनस जे ओमेगा है, तो हम प्लस मिसाल तौर प्लस माइनस कुछ फैक्टर करें, प्लस माइनस क्या करें इसमें, प्लस माइनस हमारे पास e पावर जे ओमेगा, और प्लस और माइनस करें। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे मिसाल लो, सपोज करें ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2, अब मैं सपोज करें मुझे इसको 2 करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, +1 और -1, +1 और -1 करने का फायदा क्या हुआ, ओरिजिनल इक्वेशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कैंसिल कर देते हैं। मगर अब ये मैंने ऐड किया, तो 1 को 1 से ऐड करके 2 कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा हो, जैसे ऐसे कोई सिनेरियो हो कि कोई आपका एक फैक्टर या एक फैक्टर ऐड करना है या डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करने से कोई एक कॉम्प्रिहेंस फॉर्मूला बन जाता है, तो उसको हम फिर ऐड मैन्युअली कर देते हैं प्लस माइनस करके। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल के कंपोनेंट। उससे फायदा ये होगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपके पास, साइन में, साइन ओमेगा एल ओवर 2 अपॉन साइन ओमेगा ओवर 2, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको ये सिंक फंक्शन बन जाता है, सिंक फंक्शन का शेप आ जाता है साइन एक्स ओवर एक्स। सिंक फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब x टेंस टू 0 होता है, तो ये जो सिंक फंक्शन किसमें वो आ जाता है आपके पास 1 में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया, ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। अदरवाइज इनसे यहाँ तक भी आपका वो सही है, मतलब आपने यहाँ तक भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, मगर ये यहाँ पर और भी बेहतर फॉर्म में लेके आए। और उससे फिर मैग्नीट्यूड हमारे पास जो बनता है वो ये बनता है कि जब W इज इक्वल टू 0 हो, ओमेगा 0 हो, तो उस टाइम ये AL बनता है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर जो हैं वो आपके पास 1 हो जाएंगे, और जो उसमें AL बचेगा, और बाकी जब अदरवाइज आपके पास ये फैक्टर बचेगा। तो ये आपके पास आ गया इस सिग्नल का x ऑफ n और a, जिसकी लिमिट है 0 से लेके l-1 तक, वो ये आ गया, ठीक है। और अगली स्लाइड में इनका मैग्नीट्यूड ये देखो, ये ओरिजिनल सिग्नल है और ये उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है। इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन हमें नजर आ रहा है कि इसमें ये फंडामेंटल कंपोनेंट ज्यादा डोमिनेट है, और बाकी भी माइनर कंपोनेंट भी इसमें ऐड हैं। तो ये, और इस तरह इसका जो एनर्जी स्पेक्ट्रल लेनेसी कैसे आएगी, सिर्फ इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रल लेनेसिटी भी आ जाएगा। ओके भाइयों, तो साद मिसम क्लियर है।
ओके, तो इसके साथ ही ये जो DTFT के एग्जांपल्स को मैं एंड कर रहा हूँ, उसके अलावा और भी एग्जांपल्स मैं कुछ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ इसी ही बेस पे जो सॉल्व होंगे, तो उनको स्टडीज कर लीजिए, जिसको जहां पर जो क्यूरी हो मुझसे पूछ लें। तो अब नेक्स्ट है वो है कि जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि एक तो हो गया हमारे जिस तरह ये सिग्नल्स हैं जो हमने किया, इनके डायरेक्ट DTFT फॉर्मूला अप्लाई किया और निकाला। अब फॉर सपोज आपने निकाल लिया एक, उसमें प्रॉपर्टी उस पे कुछ चेंजेस हम सिग्नल के साथ जब मैनिपुलेशन करते हैं, तो फिर जारी बात है हर मैनिपुलेशन का जो टाइम डोमेन में आप करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो वो हमें सारा प्रॉपर्टीज से पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्रॉपर्टीज भी जो विद द हेल्प ऑफ दी दोस्त फार्मूला जो हमने DTFT का फार्मूला उसके बेसिस से ड्राइव किए हैं, वो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि हमें बार बार वो नहीं करना पड़ता, फार्मूला अप्लाई करना पड़ा एक चीज के ऊपर बार बार। तो उन प्रॉपर्टीज में जो मेजर प्रॉपर्टीज है, मिसाल लो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो लीनियरिटी, और लीनियरिटी से तो बखूबी वाकुफ होंगे और लोग, हम काफी जब इसका जिक्र करते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपने वहां पे जिक्र किया होगा, लेप्लास में लीनियरिटी, आपका फोरियर सीरीज में लीनियरिटी, आपने जेड ट्रांसफॉर्म में, और लीनियर सिस्टम्स, लीनियर सिग्नल एंड सो ऑन, मतलब लीनियर जो नेचर जो है ना हम काफी दफा जिक्र कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा चेंज नहीं है। हम सपोज करते हैं कि जो दो सिग्नल्स लें, दो या उससे ज्यादा सिग्नल, मगर हम सपोज दो सिग्नल पे मिनिमम करते हैं कि एक दो सिग्नल्स हैं एक्स ऑफ x1 ऑफ n, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है जो वो है फोरियर डोमेन ट्रांसफॉर्म, वो है x1 ऑफ ओमेगा, और इस तरीके से x ऑफ 2n का फ्रीक्वेंसी जो आपके पास ट्रांसफॉर्म है वो x ऑफ 2 ओमेगा। ठीक है, ये हमने नॉमेनक्लेचर दे दिया। अगर टाइम डोमेन में दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दें और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ऑटोमेटिकली उन दोनों का ऐड कर दें, तो वो एक सेम आए, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम लीनियर है। अब दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहता हूं उसको और रीडिफाइन करता हूं इसको कि फॉर सपोज पहले आप इंडिविजुअली सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करें और उनका जो रिजल्ट आता है उसको सम करें। मतलब मैंने x1 ऑफ ओमेगा जो का फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाला और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाला और उन दोनों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐड कर दिया। ठीक है, एक तो हो गया ये, मतलब ये हमारे पास मेरे पास इक्वेशन होगी। अब मैं क्या करूं, इनका टाइम डोमेन में दोनों को सिग्नल्स को ऐड कर दूं, टाइम डोमेन में डायरेक्ट सिग्नल्स को ऐड कर दूं, और उन दोनों का जो टाइम डोमेन में एडिशन आए उसको, उस एडिशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन करूं, तो जो रिजल्ट आए वो इन दोनों से मैच हो जाए। जो रिजल्ट आए, दोनों को टाइम डोमेन में ऐड कर दिया था मैंने, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्लाई किया, तो वो जो रिजल्ट जो भी आएगा वो इससे मैच होगा, जो जिसमें हमने सिर्फ इंडिविजुअल को पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनकी रिजल्ट्स को ऐड किया था। तो मैच आए तो हम कहेंगे जो है ना वो लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है। और ये जो है ना आपके पास DTFT, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इट मींस आपको मैं कहूं कि ये दो सिग्नल्स हैं, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एडिशन निकालो, आप यहाँ तो टाइम डोमेन में दोनों को ऐड करके फिर मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाले तब भी आंसर आपका सही होगा, या आप जो है इसको पहले इंडिविजुअली दोनों को फ्रीक्वेंसी डोमेन अलग निकालें और फिर आखिर में ऐड कर दें। ठीक है, तब भी जो है ना आपके पास आंसर सेम आएगा एज पर द रूल ऑफ फ्रीक्वेंसी लीनियरिटी। और ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी का फायदा ये होगा, इट मींस हमारे पास दो तीन चार डिफरेंट सेंसर से डेटा आ रहे हैं। फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ मैंने तीन जगहों से डेटा ले रहा हूँ या तीन जगह पॉइंट से डेटा ले रहा हूँ, तो उन तीनों को मैं अगर चाह रहा हूँ कि फ्यून कर रहा हूँ, उनको तीनों का डेटा को एक साथ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ तो दोनों टाइम डोमेन में तीनों को टाइम डोमेन में ऐड करके फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर दूं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, या मैं उन दोनों का तीन चारों का इंडिविजुअली पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालूं फिर वो करूं, तो तब भी बात सेम ही है। तो ये कंडीशन हमें काफी हेल्प करती है इस तरह के प्रॉब्लम्स में जहां पर हमारे पास सिस्टम जो सिग्नल्स को ब्रेक करना पड़ रहा हो डिफरेंट कंडीशन में। तो इस हवाले से एक दो प्रॉब्लम करेंगे तो फिर वो हमें हेल्प करेगा चीजों को समझने में।
तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ये है, इसको मैं कोशिश करता हूँ इसमें ना मैं कॉपी पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? डिटरमाइन द डीटीएफटी ऑफ द सिग्नल x of n is equal to a of n। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सेम एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, a of n यहाँ पर, मगर यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, और जो थोड़ी सी चेंज है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि यहाँ पे जो सिग्नल पे ना आपको मोड नजर आ रहा होगा, ठीक है, सिग्नल पे मॉडुलस की साइन नजर आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, इट मींस जो आपका जो माइनस में टर्म भी होगा वो प्लस हो जाता है। तो अगर नॉर्मली मोड ऑफ 2 करेंगे तब भी 2 आएगा, सिंपली पॉजिटिव 2 तो वैसे 2 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, दो सिनेरियोस बन जाते हैं ऐसे केस में। एक सिनेरियो ये है कि वो इसी सिग्नल को ब्रेक करेंगे, वो है a पावर n कब आएगा? जब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, तब भी आपके पास a पावर n होगा। और जब n लेस देन 0 हो, जब n लेस देन 0 हो तो इसकी वैल्यू होगी a माइनस n, a पावर माइनस n, और इसका जो बाकी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 0। तो ये है इस मोड की वजह से ये दो सिग्नल जो है ना अब दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब इसका हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना हेल्प करता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो क्या किया यहाँ पर, जो ये x ऑफ n इज इक्वल टू a पावर n है, इसको ये दो पार्ट्स हैं इसके। एक पहला पार्ट ये है कि जब a सिर्फ पॉजिटिव साइन हो, n की वैल्यू जो सिर्फ पॉजिटिव हो, तो उस टाइम ये सिर्फ a पावर n होगा। और दूसरा इसका पार्ट है n की वैल्यू जब लेस देन 0 हो तो इसकी वैल्यू होती है a पावर माइनस n। लेस देन 0 का मतलब है कि -1 -2, तब भी माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये a पावर n ही बन जाएगा। मींस एट ए टाइम ये n पॉजिटिव और n नेगेटिव दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये है इसका पार्ट। तो हमने ब्रेक कर दिया, सपोज कि ये जो है x1 है और ये x2 है, ठीक है। अब तो ओवरऑल x ऑफ n बराबर किसका कॉम्बिनेशन है? वो ये है x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें ओरिजिनल x ऑफ n मिलेगा। ये सिर्फ मोड साइन की वजह से, अगर मोड साइन हटा दें तो फिर तो हमारे पास सिर्फ एक पार्ट ही बचेगा। तो डायरेक्टली इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, और वो ऑलरेडी हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब इस चीज को फॉलो करते हुए हम अप्लाई करेंगे इन दोनों पे इंडिविजुअली। इस पार्ट पर जो x ऑफ 1 n जिसको हमने कहा है, और दूसरा x2 ऑफ n जिस पार्ट को कहा है, इन दोनों पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि x1 ऑफ ओमेगा, उसको हमने x1 ऑफ n पार्ट को जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन कर रहे हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में नाम रखा है x1 ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया। फॉर्मूला क्या है भाई, माइनस समीशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और इसमें फिर हमने x1 ऑफ n e पावर माइनस j ओमेगा n फॉर्मूला आ गया। अब x1 ऑफ n की वैल्यू किसके बराबर होगी, a n है, जब n की वैल्यू 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी के दरमियान है। ठीक है, क्यों, ये जो लिमिट यहाँ पे लिखी है, n इज इक्वल टू 0 से लेके ग्रेटर देन आर इक्वल टू से 0 से अबव, तो 0 से अबव जो लोअर लिमिट तो हो गई 0, अबव लिमिट नहीं पता मतलब इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पर वो हमारा लिमिट आ गई। इसमें हमने अप्लाई किया, लिमिट पुट कर दी, e पावर माइनस j ओमेगा n। अगेन ये वही सेम केस बन जाता है, n दोनों में पावर कॉमन है, तो इनको कॉमन निकाल के होल पावर कर दिया, तो ये बन गया a e पावर माइनस j ओमेगा n। अब समीशन साइन ओपन करें और इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते रहें। ठीक है, तो पहले n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा a e पावर माइनस j ओमेगा, ऊपर 0 पावर आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट 1 बन जाएगा, तो ये 1 आ गया। जब a e पावर माइनस j ओमेगा ऊपर पावर 1 होगा, तो ये सिंपली ये आ जाएगा। और इस तरीके n इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा a e पावर माइनस j ओमेगा 2। इस तरीके से n इज इक्वल टू 3 होगा, तो ये बन जाएगा a e पावर माइनस j ओमेगा n होल पावर n प्लस करते सो ऑन, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक के इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी का पता नहीं। तो यहाँ पर ये सीरीज कौन सी बनती है, इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक सीरीज। अब जियोमेट्रिक सीरीज में उसका समीशन फॉर्मूला ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है, 1/1 माइनस आर उसमें क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेटिव रेशियो या मल्टीपल फैक्टर या दो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो होता है, तो यहाँ पर वो रेशियो क्या है, ये मतलब ये जो a e पावर माइनस j ओमेगा हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगले नेक्स्ट टर्म हमें मिलता है। तो ये हमारा यहाँ पर r के बराबर हो जाता है, तो फॉर्मूला में 1/1 माइनस r, तो समीशन उसका फॉर्मूला है, तो उसमें r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a e पावर माइनस j ओमेगा, तो हमारे पास ये बन गया 1/1 माइनस a e माइनस j ओमेगा। ये हो गया हमारा सिर्फ x1 ऑफ मतलब फर्स्ट पार्ट का फ्रीक्वेंसी डोमेन। एग्जैक्ट सेम वे हम सेकंड पार्ट में करेंगे, मगर सेकंड पार्ट में आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है लिमिट। कैसे, ये देखो, अच्छा ये जो है टाइम लिमिट एंड होने वाली है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर लिंक शेयर करूंगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा। तो x2 n में a पावर माइनस n वैल्यू है, मगर कब, जब n लेस देन 0 है। इट मींस n की जो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक जो है ना, इसमें आपके पास जो x2n की जो वैल्यू होगी वो होगी a पावर माइनस n। बाकी जब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू क्या है, 0 है, तो वो तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारे पास रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और उस टाइम वैल्यू कितनी है, a पावर माइनस n और e पावर माइनस j ओमेगा फॉर्मूले का इक्वल टू अप्लाई किया, और हमारे पास ये बन गया समीशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस जो आपके पास 1। इसमें कॉमन पावर क्या है, वो है माइनस n, क्योंकि माइनस इसमें भी है, माइनस